हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। हमारे चैनल ज्ञान स्टोरी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ घटनाएं, कुछ चीज़ें, कुछ पल या कुछ यादें किसी खास इंसान से इस तरह से जुड़ जाती हैं कि उनकी एकमात्र अलग पहचान बनकर रह जाती है या बना दी जाती है। उदाहरण तो कई मिल जाएंगे, लेकिन मौजूदा समय में इसके सबसे सशक्त उदाहरण महान कथाकार शहादत हसन मंटो हैं, जिन्होंने लगभग सभी विधवाओं पर लिखा है कि उनका लिखा हुआ संस्मरण और व्यक्ति चित्र तो अद्भुत है, लेकिन इस मुल्क में उनकी पहचान भारत पाकिस्तान के विभाजन पर लिखने वाले सबसे बड़े रचनाकार के रूप में हुई। लगभग ऐसा ही कुछ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ हुआ, जिनकी सामान्यतः आम लोगों में सिर्फ दो रूप में पहचान बना दी गई है। एक तो भारत के संविधान के निर्माता के रूप में, जहां उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, और दूसरा SC/ST के लिए आरक्षण लागू करवाने वाले योद्धा के रूप में स्वर्ण की नज़र में सबसे बड़े खलनायक भी माने जाते हैं। बाद में उसी आधार पर पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण का लाभ मिला, लेकिन बहुत ऐसे मामले हैं जिसमें बड़े बड़े योगदान के लिए अम्बेडकर को जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। क्योंकि अम्बेडकर के बारे में पढ़ते, लिखते और बोलते समय सामान्यतः हम इस बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं कि वे 22वीं सदी के दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे राजनेता एवं विचारक थे। ऐसा भी नहीं है कि अम्बेडकर की वकालत के पक्ष को ही जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया है। हकीकत तो यह है कि उनके बहुत से पक्षों को जानबूझकर छिपा दिया गया है। इसके पीछे भी भारतीय समाज की जातिवादी सोच है। हम जानते हैं कि जातीय पायदान पर अम्बेडकर सबसे नीचे पायदान में आते हैं, और इतिहास लिखने वाले से इतिहास गढ़ने वाले तक समाज के सबसे ऊपरी पायदान पर बैठे लोग रहे हैं। फलस्वरूप उनके योगदान को या तो नज़रअंदाज कर दिया गया है या फिर उनके खिलाफ पेश किया गया। यह काम देश के बुद्धिजीवियों ने किया ही नहीं है, बल्कि अधिकांश सरकार ने तो उनके साथ इसी तरह से नाइंसाफ़ी की है। वैसे तो इतिहासकार रोहित डे ने इसके लिए अखबारों में छपी अखबारों की सहायता से उन मुकदमों के बारे में जानने की कोशिश की है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कुछ महत्वपूर्ण मुकदमों में बहस किस तरह से हुई है। डॉक्टर अम्बेडकर ने इंग्लैंड में 1916 में लॉ की पढ़ाई के लिए उन्होंने एडमिशन लिया था, लेकिन उनकी वकालत का कोर्स जब तक पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि बड़ौदा महाराज से जो स्कॉलरशिप मिली थी उसकी मियाद पूरी हो गई थी। भारत लौटने के बाद अम्बेडकर को सिडनी कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक की नौकरी मिल गई। चूँकि उनका मन अभी भी वकालत में लगा हुआ था, इसलिए उन्होंने नौकरी के अलावा निजी रूप से पढ़ाना शुरू किया, जिससे कि पैसा बचाकर अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा कर सकें। अम्बेडकर फिर से इंग्लैंड पहुंचे और 1923 में लॉ की डिग्री लेकर भारत लौटे। उन्होंने किसी भी कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ाने की बजाय अपने दोस्तों से उधार लेकर वकालत करने का डिसीजन लिए। उसी साल उन्हें डिस्ट्रिक्ट जज बनने का ऑफर मिला, जिसमें उनसे यह भी कहा गया था कि अगले 3 वर्षों में उन्हें बम्बई हाई कोर्ट में जज बना दिया जाएगा। कुछ दिनों के बाद हैदराबाद के निजाम ने उन्हें हैदराबाद के मुख्य न्यायाधीश बनने का ऑफर भी दिया, लेकिन अम्बेडकर ने इस सभी प्रस्तावों को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि यह उनके निजी स्वतंत्रता को खत्म कर देगा। हम इस बात से भी डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिभा और बुद्धिमत्ता का आकलन कर सकते हैं कि उन्होंने अपने लाइफ में कितने चुनौतियों का सामना किया, लेकिन जिला जज की नौकरी करने से मना कर देते हैं, और वहाँ उन्होंने कॉर्पोरेट घरानों की वकालत करने को उन्होंने प्राथमिकता नहीं दी, बल्कि मजदूरों के लेबर एडवोकेट के रूप में काम करना शुरू किया। एक वकील के रूप में उन्होंने मूलतः 4 तरह के मामलों को प्राथमिकता दी। पहला राजनीति, दूसरा समुदाय के बीच के आंतरिक मामले, तीसरा मजदूरों गरीबों से जुड़े हुए मामले, और चौथा संविधान के मूल भावना से जुड़े मामले। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अलावा वह और भी मामलों में वकालत कर सकते थे। जैसा कि उन्होंने 1953 में राज्यसभा में कहा भी था कि हमें वकीलों को तरह तरह के मामलों में बचाव करना पड़ता है, लेकिन उनकी प्राथमिकता में उपरोक्त मामलों में सबसे ऊपर थे। स्वतंत्रता आंदोलन से पहले के कांग्रेस नेतृत्व को देखने से पता चलता है कि अधिकांश बड़े नेता वकालत के पेशा से जुड़े हुए थे, और उनकी पृष्ठभूमि खासकर आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी। वर्तमान समय की तरह उस समय भी वकालत में अनलिमिटेड कमाई होती थी या फिर लंबे समय तक संघर्ष करते रहना पड़ता था। मोतीलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्ना, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, NG चंद्रवारकर, चित्तरंजन दास, सैयद हसन इमाम, मियां मोहम्मद शफी जैसे लोग उस समय के बड़े वकील में शुमार किए जाते थे। गांधी और जिन्ना दोनों वणिक समाज से आते थे, और दोनों के परिवार वालों ने अपने पैसे से इंग्लैंड भेजकर बैरिस्टर बनाया था। जब अम्बेडकर इस पेशे से जुड़े रहे थे तो उन्हें पता चला कि यह पेशा तो उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है। रोहित डे ने लिखा है कि डॉक्टर अम्बेडकर अपने प्रतिकूल परिस्थिति के बारे में जानते थे कि उनके पास सोशल कैपिटल नहीं है। वह बड़े बड़े सोलिसिटरों को नहीं जानते हैं,
जिनका झुकाव गोरों के प्रति स्वाभिमानिक रूप से होता है। फिर भी उन्होंने इस पेशे का चुनाव किया। इतना ही नहीं, इस पेशे में भी अम्बेडकर के साथ भेदभाव हुआ और उन्हें काम की तलाश में बड़े कोर्ट की तरफ भी जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। पारिवारिक पृष्ठभूमि के वकालत में क्या मायने होता है, इसका अनुमान सिर्फ इससे लगाया जा सकता है। जिस दिन मोहम्मद अली जिन्ना 2,57,000 रुपए में एक गरीब का मुकदमा लड़ रहे थे, उसी दिन अम्बेडकर उसी कोर्ट में एक रिटायर्ड मुसलमान शिक्षक का अविश्वास तोड़ने वाला 24 रुपए का मुकदमा लड़ रहे थे, जिसमें उन्हें जीत मिली। डॉक्टर अम्बेडकर की प्राथमिकता में मौलिक अधिकारों की रक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण था। इस तरह का सबसे महत्वपूर्ण मामला फिलिप सम्राट का था, जो इंग्लैंड के मूल निवासी थे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने इंडिया और चाइना नाम से एक पर्चा लिखा था, जिसके चलते उसे ब्रिटिश हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया। इसी तरह मशहूर ट्रेड यूनियन और कम्युनिस्ट लीडर बीटी रणदिवे के राजद्रोह के मामले में डॉक्टर अम्बेडकर ही वकालत कर रहे थे। बाबा साहब ने ऐसा वकालत किया जिसमें रणदिवे को भी बाइज्जत बरी कर दिया गया। ट्रेड यूनियन से जुड़े अनेकों मामलों में, जिसमें देश के प्रमुख कम्युनिस्ट नेता बीबी कणिक, मणिवेन कारा, अब्दुल मजीद रणदिवे जैसे लोग शामिल थे, इन सभी का सफलतापूर्वक बचाव किया गया था। डॉक्टर अम्बेडकर इस बात को बखूबी जानते थे कि समाज के सबसे गरीब तबकों का ही इंसान होने का अधिकार का सबसे अधिक उल्लंघन होता है। इसीलिए बाबा साहब ने ह्यूमन राइट डिफेंड के रूप में उन्होंने तरह तरह के मुकदमों में वकालत किए थे। डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिभा जो भी रही हो, इसके बावजूद भी जातिवादी समस्या को सबसे अधिक उन्होंने ही झेला। वे मानव अधिकार व मानवीय गरिमा से वाकिफ थे, इसलिए इसका विरोध भी सबसे अधिक उन्होंने ही किया। वह अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में भी जानते थे, किन लोगों और जगहों पर किसी के साथ गलत कार्य हो सकता है, इसीलिए उन्होंने इसके पक्ष में खड़ा होने को प्राथमिकता दी। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण मराठी में लिखे एक पुस्तक के खिलाफ मनहानि का मुकदमा दर्ज करना था। वर्ष 1926 में प्रकाशित हुई एक पुस्तक देश का दुश्मन के लेखक केशव जेठ के खिलाफ ब्राह्मण वकील ने मुकदमा दायर करा दिया। केशव जेठ दलित थे और उन्होंने अपनी किताब में बाल गंगाधर तिलक और चिपलूणकर को देश का दुश्मन और गधे की औलाद कहकर संबोधित किया था। मामला तूल पकड़ने से पहले ही किताब को प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन जब मामला कोर्ट में आया तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दलील दी, परंतु जिन दो लोगों के बारे में किताब में जिक्र है अब वो जिंदा नहीं है और जिसने यह मुकदमा दर्ज किया है वह उनके निकट के संबंधी नहीं है, इसलिए उसके पास कोई अधिकार नहीं है कि वह मुकदमा दर्ज कराए। अम्बेडकर ने अपने वाटुकता में यह साफ साफ कह दिया कि यह किताब किसी खास ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है, बल्कि पूरे समुदाय के खिलाफ लिखा गया है और वकील चूंकि पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करता नहीं है, इसलिए इस मुकदमे का कोई तुर्क नहीं बनता है। इस पर न्यायालय ने माना कि इस तरह का लिखना गलत व्यवहार की श्रेणी में आता है, लेकिन अवैध नहीं है। उस पर नजर रखना उनका अपना अधिकार है। यह तो तय है कि अम्बेडकर वकालत में जो सोच कर आए थे वह पूरी तरह से नहीं कर पाए, क्योंकि जातीय, सामाजिक और आर्थिक दुर्दशा उनके खिलाफ था। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर उस समय वकालत में नहीं आए होते या किसी कॉलेज में अर्थशास्त्र पढ़ा रहे होते तो भारतीय संविधान का वही स्वरूप नहीं होता जो आज आपको दिखाई दे रहा है। क्योंकि उन्हें संविधान लिखने वाली कमेटी का अध्यक्ष भी इसलिए बनाया गया था क्योंकि वह एक विद्वान के साथ साथ पेशेवर वकील भी थे, न कि सिर्फ राजनेता। और हमारे देश में इन्हें दलितों का मसीहा और आरक्षणदाता के रूप में सिर्फ पेश किया जाता है, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। महिलाओं के उत्थान और कल्याण के लिए जितना डॉक्टर अम्बेडकर ने अकेले किया उतना सभी लोगों ने मिलकर नहीं कर पाए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।